Okay बेटे, what is growth? Underline, growth can be defined as an irreversible permanent increase in the size of an organ or its parts or even of an individual cell. ठीक है बेटे, कहते हैं कि ग्रोथ कैसा प्रोसेस है, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है और एक परमानेंट चेंज है, और ये परमानेंट चेंज जो है वो किसी भी ऑर्गन के साइज के अंदर हो सकती है, ठीक है, या फिर वो कहते हैं कि किसी इंडिविजुअल सेल के अंदर भी ये चेंज हो सकती है, या फिर प्लांट के किसी भी पार्ट्स के अंदर भी हो सकती है, ठीक है। अगर हमने एग्जांपल्स लेने हैं तो इंक्रीज इन रूट, ठीक है, रूट के अंदर इंक्रीज हो रही है, तो रूट की किस चीज में इंक्रीज होगी, लेंथ के अंदर इंक्रीज होगी, तो इट कैन बी कॉल्ड एज इलोंगेशन ऑफ द रूट, इलोंगेशन ऑफ द शूट, ठीक है बेटे। उसी तरीके से अगर वो कहते हैं कि हम बात कर रहे हैं किसकी, लीफ की, तो लीफ के केस में क्या इंक्रीज होगा, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर वो कहते हैं कि हम एग्जांपल दे रहे हैं पोलन ट्यूब की, तो पोलन ट्यूब के केस में उसकी क्या इंक्रीज होनी है, लेंथ इंक्रीज होनी है, ठीक है। तो एक बार जब वो कहते हैं कि कोई भी चीज चाहे उसकी लेंथ इंक्रीज हो गई है, चाहे उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया है, ठीक है, चाहे उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है, अगर इंडिविजुअल सेल में हो रही है तो सेल का नंबर इंक्रीज हो सकता है, या फिर सेल जो है उसका साइज इंक्रीज हो सकता है, पर जो भी वो कहते हैं कि एक बार इंक्रीज हुई है वो कैसी है, परमानेंट है, और उसके बाद उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो इसलिए हमने यहाँ पे देखो लिखा है ग्रोथ इज अ परमानेंट इरिवर्सिबल चेंज, ठीक है बेटे, टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट है। अब वो कहते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस इन्वॉल्वड इन ग्रोथ, कौन कौन से प्रोसेस है देखो, नंबर 1 एनाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है बेटे, नंबर 2 हमारे पास कौन सा प्रोसेस है, कैटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, एनाबॉलिक प्रोसेस है तो एनाबॉलिक जो है उसके अंदर हमेशा क्या होगा, स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो है वो ज्वाइन होंगे और उससे क्या बनेंगे, बिगर मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे, ठीक है बेटे। स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है, और क्या बनाने हैं आगे जाकर, मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाने हैं, जिनके लिए हम, ठीक है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं बिगर मॉलिक्यूल्स को। और अगर वो कहते हैं कि वो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, तो हमेशा कैटाबॉलिक प्रोसेस जो है उसके अंदर क्या होता है, जो बिगर मॉलिक्यूल्स हैं उनका ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, बिगर मॉलिक्यूल्स जो है उनका क्या होना है, ब्रेकडाउन होना है, और बिगर मॉलिक्यूल्स जो है उनका ब्रेकडाउन होने के बाद उसमें से क्या फॉर्म होंगे, स्मॉल मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे, ठीक है। तो बिगर मॉलिक्यूल्स जो उनका ब्रेकडाउन हो जाएगा और उसके बाद उससे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे। अगर हमने एग्जांपल लेना है देखो इसका, एनाबॉलिक रिएक्शन है, अगर हमने एग्जांपल लेना है तो एनाबॉलिक रिएक्शन जो है उसके एग्जांपल में आप क्या लिख सकते हो, फोटोसिंथेसिस जो है वो एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, ठीक है बेटे। अगर इक्वेशन हमें याद आ रही है फोटोसिंथेसिस की, तो कितने मॉलिक्यूल्स थे कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 12 molecules of water and it gives C6H12O6, ठीक है बेटे। 6 molecules of carbon dioxide कितने molecules के साथ रिएक्ट करेंगे, वाटर के 12 molecules के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, C6H12O6 बनाएंगे। आपको मालूम है C6H12O6 क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है, along with some बाय प्रोडक्ट, उसके बाद कुछ बाय प्रोडक्ट्स जो हैं उसके बाद फॉर्म होंगे। ऑलराइट बेटे, तो यहाँ पे देखिए उसने एग्जांपल दिए हुए हैं, एक्सपेंशन ऑफ लीफ इज ग्रोथ, ठीक है, लीफ का अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो वो ग्रोथ का एग्जांपल है, ठीक। तो अगर मैं कह रही हूँ कि लीफ का एक्सपेंशन हो रहा है, इसका मतलब लीफ जो है उसका एक्सपेंशन एक्चुअली क्या है, इट इज द इंक्रीज इन द सरफेस एरिया, ठीक है बेटे, इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ लीफ। और अगर वो कहते हैं कि मैं रूट की इलॉन्गेशन की बात कर रही हूँ, तो रूट की इलॉन्गेशन यहाँ पे क्या होगी, लेंथ रूट की इंक्रीज होगी। अगर मैं शूट की इलॉन्गेशन की बात कर रही हूँ तो उसकी भी वहां पे लेंथ इंक्रीज होगी, ओके बेटे। अब वो कहते हैं कि देयर आर सम ऑफ द अदर एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल वी पुट अ वुडन पीस इन वाटर, हमने क्या किया, एक वुडन लॉग लिया और उसको क्या किया, वाटर के अंदर आपने रख दिया। आफ्टर सम टाइम व्हाट यू ऑब्जर्व, देयर इज स्वेलिंग इन द वुडन लॉग, उसका मास इंक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो कहते हैं कि क्या ये वाला जो केस है उसको आप कंसीडर कर सकते हो कि इट इज अ ग्रोथ, ठीक है बेटे। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर मैं उस वुडन लॉग जो है उसको मैं बाहर निकाल देती हूँ तो उसके बाद जो जितना उसका मास जो है स्वेल होने के बाद इंक्रीज हुआ था वो क्या हो जाएगा, फिर से डिक्रीज हो जाएगा। तो हमने अभी वर्ड यहाँ पे यूज किया है कि ग्रोथ हमेशा एक परमानेंट चेंज होती है और एक इरिवर्सिबल चेंज है, तो हियर इट इज अ टेम्परेरी काइंड ऑफ चेंज, सो इट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज ग्रोथ, ठीक है बेटे।
So there is one line written in your book: expansion of a leaf is a growth, but swelling of a piece of wood when placed in water, it cannot be considered as a growth because it is a temporary change. When you remove that wooden log from water, what happens? Okay, the increase in mass, it ultimately reduces. Alright बेटे, next topic is plant growth generally is indeterminate. ठीक है, what is given in this topic? कहते हैं कि plants जो है उनके अंदर जो growth है, it is of unique type. It is a unique type of growth. ठीक है, how it is a unique type of growth? Because if you take the example of animals, अगर हम animals जो है उनका example लेते हैं, तो animals जो है उनमें growth जो है वो particular time period के लिए जो है वो चलती है. ठीक है बेटे, फॉर एग्जांपल इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ ह्यूमंस. ठीक है, अगर हम ह्यूमंस का एग्जांपल लेते हैं तो ह्यूमंस जो है उनके अंदर ग्रोथ पीरियड जो है, ठीक है, जनरल हम बात कर रहे हैं ग्रोथ पीरियड ह्यूमंस के अंदर कितने सालों का हो सकता है लगभग? इट इज ऑफ 20 इयर्स. ठीक है, दिस ग्रोथ पीरियड में वेरी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एनिमल्स. ठीक, बट व्हाट इज द स्पेशल थिंग अबाउट द प्लांट्स? दैट प्लांट्स जो है उनके अंदर ग्रोथ पीरियड, ठीक है, प्लांट्स के अंदर ग्रोथ पीरियड जो है वो कैसा होता है? अनलिमिटेड होता है. थ्रूआउट द लाइफ टाइम ग्रोथ टेक्स प्लेस इन केस ऑफ प्लांट्स. ठीक है बेटे, थ्रूआउट द लाइफ टाइम प्लांट्स के अंदर ग्रोथ होती रहती है. एंड देयर आर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स दैट आर रिस्पांसिबल फॉर दिस टाइप ऑफ ग्रोथ. व्हाट आर दे नोन एज? दे आर नोन एज मेरिस्टेमेटिक सेल्स. ठीक है बेटे, मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहते हैं हम उनको. ऑलराइट, सो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं वो स्पेशल टाइप के सेल्स हैं एंड दे आर प्रेजेंट एट द एपेक्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स. ओके बेटे, इफ दे आर प्रेजेंट एट द एपेक्स ऑफ रूट, इफ द मेरिस्टेमेटिक सेल्स दे आर प्रेजेंट एट द एपेक्स ऑफ रूट, व्हाट आर दे कॉल्ड एज? दे आर नोन एज रूट apical meristems. ऑलराइट, एंड इफ दे आर प्रेजेंट एट द एपेक्स ऑफ शूट, अगर वो शूट के एपेक्स पे प्रेजेंट है देन दे आर नोन एज द शूट एपिकल मेरिस्टेम. ओके बेटे, एंड व्हाई दे आर नोन एज मेरिस्टेम्स? दे आर नोन एज मेरिस्टेम्स बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू डिवाइड अगेन एंड अगेन. ठीक है, दे आर द रिपीटली डिवाइडिंग सेल्स. बार बार वो सेल्स जो होते हैं वो क्या करते रहते हैं? डिवाइड करते रहते हैं. और वो कहते हैं कि इस तरह से जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है उससे क्या होता है किसी भी प्लांट ऑर्गन में, ठीक है, द नंबर ऑफ न्यू सेल्स they keep on adding. ठीक, in case of plants what happen? By the activity of the meristematic cells, new cells they keep on adding, and this type of growth is known as open form of growth. Okay beta, I have used the term what kind of growth? Open form of growth. ठीक है, again listen me carefully. What is open form of growth? In case of plants, new cells they keep on adding by the activity of meristematic cells throughout their lifetime. ठीक है, and that form is known as the open form of growth. All right bete, now here he is discussing two special type of meristematic cells. ठीक है, दो तरह के meristematic cells जो है हमको यहाँ पे डिस्कस किया गया है. What are these meristematic cells? ठीक है, one is responsible for the primary growth of the plants. ठीक है, two types of meristems are there. Two types of meristems. Those meristems which are involved in primary growth. ठीक है, तो कौन से मेरिस्टेम प्राइमरी ग्रोथ में जो इन्वॉल्व होते हैं उनको क्या बोला गया है? प्राइमरी मेरिस्टेम्स. दे आर नोन एज प्राइमरी मेरिस्टेम्स. Alright, they are responsible for primary growth of the plant. And the second type of meristems which are responsible for what kind of growth? Secondary growth. So such type of meristems they are known as secondary meristems. Alright. Okay, can any student give me the example of secondary meristems? Yes, cork cambium. Yes, bete. Another one. Secondary meristems के अगर हमने एग्जांपल ले लिया, नंबर वन इज कॉर्क कैम्बियम. ठीक है बेटे, एक और है कैम्बियम, कौन सा है? दैट इज नोन एज वेस्कुलर कैम्बियम. ओके बेटे, वी हैव यूज्ड वन टर्म इन केस ऑफ प्लांट्स दैट इज नोन एज सेकेंडरी ग्रोथ.
ठीक है, व्हाट इज सेकेंडरी ग्रोथ? सेकेंडरी ग्रोथ एक्चुअली इज द प्रोसेस ऑफ वुड फॉर्मेशन इन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स के अंदर वुड का फॉर्मेशन जो होता है उस प्रोसेस को हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, एंड व्हाट इज प्राइमरी ग्रोथ? प्राइमरी ग्रोथ इज बेसिकली कंसर्न्ड विद द ग्रोथ ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑर्गन्स। इट मे बी द ग्रोथ ऑफ रूट, इट मे बी द ग्रोथ ऑफ शूट or leaves or any other plant organ, that is primary growth. All right, but what is secondary growth? When a particular plant it becomes mature. ठीक है, जब हम कहते हैं कि कोई भी प्लांट जो है वो मेच्योर हो जाता है, जैसे इनिशियली प्लांट जो है उसके अंदर शूट प्रेजेंट है, पर बाद में उसमें क्या बन जाएगा? स्टेम बन जाएगा, वही शूट स्टेम में कन्वर्ट हो जाएगी। देन व्हाट हैपन? देयर इज इंक्रीज इन द गर्थ ऑफ द स्टेम। ठीक है बेटे, अब हम स्टेम की जगह पे वर्ड यूज करते हैं ट्रंक। तो ट्रंक जो है इट इज कंपैरेटिवली थिकर देन स्टेम, स्टेम से वाइडर है, थिकर है। तो ये इतना थिकर कैसे बन गया? दैट इज बाय द एक्टिविटी ऑफ द स्पेशल टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड दिस इज नोन एज vascular cambium. Okay बेटे, vascular cambium is responsible for secondary growth or wood formation in case of plants. ठीक है, तो आई एम ऑन पेज नंबर 241 पैराग्राफ नंबर 1. ठीक है, see here it is written how many type of growth is there? Two type of growth. First is known as primary growth and second is known as secondary growth. Primary growth is only responsible for the growth of the primary organs, that is it may be the growth of the root, it may be the growth of shoot, it may be growth of leaves. And what is secondary growth? Secondary growth is concerned with increase in the girth of the stem. ठीक है, increase in the girth of the stem or width of the stem. And here you have to remember the examples of some of the secondary meristematic tissues. And what are these? Cork cambium, that is responsible for what? Cork formation. ठीक है, कॉर्क कैम्बियम जो है किसका फॉर्मेशन करेगा? कॉर्क का फॉर्मेशन करेगा। जब भी किसी प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो आपको मालूम है सेकेंडरी ग्रोथ जब भी होगी तो उसमें क्या होगा? वुड फॉर्मेशन होगा। और वो कहते हैं कि व्हेन अगेन एंड अगेन दिस वुड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, कौन से टिश्यू की वजह से होता है वुड फॉर्मेशन? जाइलम की वजह से होता है। ठीक है, तो जब जाइलम टिश्यू जो होता है जब वो एक्टिव हो जाता है और खूब सारे जाइलम एलिमेंट्स फॉर्म करता रहता है तो उससे क्या होता है? गर्थ तो इंक्रीज होती है, पर वो कहते हैं कि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है वेस्कुलर कैम्बियम की। ठीक है, जाइलरी एलिमेंट्स फॉर्म करने की, तो उसकी वजह से प्रेशर बढ़ता है दूसरे टिश्यूज के ऊपर और उससे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है स्टेम की, जिसे एपिडर्मिस कहते हैं, वो क्रश हो जाती है। ठीक है, तो वो एपिडर्मल लेयर के जो सेल्स हैं वो क्रश्ड होके बाहर ना चले जाए। देन देयर इज अनदर टाइप ऑफ कैम्बियम इट बिकम्स एक्टिव एंड दैट इज नोन एज कॉर्क कैम्बियम। सो ये कॉर्क कैम्बियम क्या करता है? ये प्रेशर जो होता है वेस्कुलर कैम्बियम के द्वारा जो एक्सर्ट होता है उसको ये बैलेंस करता है। ठीक है बेटे, अभी आप इतना ही याद रख लेंगे। देयर इज वन अनदर टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड दैट इज नोन एज लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम। व्हाट इज लेटरल मेरिस्टेम? देखो बेटे, नेम से ही पता लग रहा है लेटरल मेरिस्टेम है तो फिर लेटरल ग्रोथ उसने कर दी है। ठीक है, तो समटाइम्स देयर इज सम इंजरी इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। ठीक है, कई बार हम जो है ट्री की जो ब्रांचेस है उसको पकड़ते हैं और हम उसे टर्न ऑफ कर देते हैं। तो इन दैट केस आफ्टर सम टाइम व्हाट वी ऑब्जर्व, those torn off branches they again gets recovered. How they get recovered? By the activity of the lateral meristem that is present at the lateral position. All right, see the third one. Third characteristic here what we are going to discuss is growth is measurable. ठीक है, ग्रोथ कैसी है? मेजरेबल है। एक ऐसा पैरामीटर है जिसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। तो कहते हैं कि there are different ways by which you can easily measure the growth. So growth is measurable. Okay, we can use different type of parameters for the measurement of the growth. ठीक है, कौन कौन से पैरामीटर्स हो सकते हैं? What are these parameters which we can use for measuring the growth? Number one, कहते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गन जो है अगर उसके अंदर क्या हो रहा है? सेल का जो नंबर है उसके अंदर इंक्रीज हो रहा है तो उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि उस ऑर्गन के अंदर क्या हुई है? ग्रोथ हुई है। ठीक है बेटे, सेकेंड इज इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेल। ठीक है बेटे,
सेल का अगर साइज जो है वो बढ़ गया है, then this means that this is another parameter that you can use. Or you can say increase in protoplasm or cytoplasm of the cell. ठीक है, सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है या फिर आप कह सकते हो सेल का जो साइटोप्लाज्म है, there is an increase in the protoplasm or cytoplasm, then it can also be considered as growth. ओके बेटे, beside these, ठीक है, इसके अलावा वो कहते हैं you can also measure four things, either you can measure the dry weight or you can measure the fresh weight. ठीक है, what is the basic difference between the dry weight and the fresh weight? मैंने पहले ही बताया था, आप जिस भी ऑर्गन जो है उसका ड्राई वेट या फ्रेश वेट जो है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं, उसका आप क्या करेंगे, अगर आपने ड्राई वेट फाइंड आउट करने हैं तो आपने उसको कुछ टाइम के लिए ड्राई कर लेना है, ठीक है, whatever amount of water that is present inside that plant organ, maybe it a leaf or some other plant organ, it gets evaporated, वो evaporate हो जाएगा और evaporate होने के बाद whatever quantity is left, you measure it with the help of a balance and that will give you the value of dry weight. But if you do not allow water to evaporate and directly measure the amount of that particular plant organ, then it is known as fresh weight. Alright, beta. See the examples that is given in your book. If you use the parameter that is increase in the cell number, ठीक है, अगर आप increase in cell number के basis पे growth को find out करना चाहते हैं, तो there is one example given in your book. देखो यहाँ पे उसने मेज का एग्जांपल लिया है, कहता है कि वन सिंगल मेज रूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, एक टाइम में पर आवर के अंदर कितने नए सेल्स जो उनको ऐड करते हैं, 17,500 न्यू सेल्स गेट एडेड, ठीक है, तो दिस इज द मेजरमेंट दैट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीज इन सेल नंबर, यानी वन सिंगल मेज के अंदर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो 17,500 न्यू सेल्स एक घंटे में 1 आवर के अंदर ऐड कर रहा है, ठीक है बेटे। उसी तरह से कहते हैं कि अगर आपने वाटरमेलन के अंदर देखनी है तो वाटरमेलन में आप ग्रोथ जो है उसको किस बेसिस पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीज इन द साइज। अगर छोटा सा वाटरमेलन है तो हम कह रहे हैं कि अभी ये स्मॉल है, आफ्टर सम टाइम कुछ दिनों बाद आप उसको ऑब्जर्व करते हैं, व्हाट यू फाइंड देयर इज इंक्रीज इन द साइज ऑफ द particular fruit and you can easily say that it is a growth that is observed on the basis of size. Okay bete, sometimes we can also observe increase in the plant organ, ठीक है, for example length of pollen tube, ठीक है, length of pollen tube, देखो अगर मैंने pollen tube जो इसकी लेंथ जो है उसका मेजरमेंट कर लिया, कैसे मेजरमेंट करूंगी मैं, with the help of a measuring tape, कोई भी मेजरिंग टेप ले लूंगी और पोलन ट्यूब जो है उसकी लेंथ जो है उसको मैंने मेजर किया है, तो कहते हैं कि इसी तरह से मैं रूट जो है उसकी लेंथ को भी मेजर कर सकती हूँ, शूट की भी लेंथ को मेजर कर सकती हूँ, तो यहाँ पे मैंने जो पैरामीटर यूज किया है वो लेंथ है, ठीक है बेटे। उसी तरीके से अगर वो कहते हैं कि मेरे पास एक लीफ है, तो देखो लीफ की मैं लेंथ नहीं लूंगी यहाँ पर, इंस्टेड ऑफ दैट आई हैव कंसीडर हियर द सरफेस एरिया ऑफ द लीफ। मैं कहती हूँ कि पहले ये लीफ इतना था, अब वो कहते हैं कि ये भी लीफ जो है उसका सरफेस एरिया जो है वो अब बढ़ के इतना हो गया है, ठीक है बेटे। तो इनिशियल कितना है सरफेस एरिया और जो फाइनल सरफेस एरिया कितना है उनको मैं आपस में कंपेयर कर लूंगी, तो दैट इज नोन एज द रिलेटिव इंक्रीज इन ग्रोथ, और यू कैन से रिलेटिव ग्रोथ, ठीक है, व्हेन यू कंपेयर द इनिशियल स्टेजेस ऑफ दैट ग्रोथ विद इट्स फाइनल स्टेजेस, दैट इज नोन एज द रिलेटिव ग्रोथ। ओके बेटे, तो दीज आर the parameters which we generally use for the measurement of the growth, ठीक है। once again that is increase in the number of cell, increase in the size of the cell, increase in protoplasm और cytoplasm। देखो protoplasm और cytoplasm आप कब देखेंगे, मैंने आपको बताया था ना कि whenever any cell it undergoes the process of cell division, ठीक है, how can you identify that this particular cell is undergoing cell division, तो आपको बताया था कि there is increase in the size of that particular cell, you can easily identify that cell। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एक तो उसका साइज बढ़ जाएगा, एक उसके अंदर एकदम से बहुत सारा साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा, ठीक है बेटे, और उसका जो न्यूक्लियस है वो भी बाकी सेल्स के न्यूक्लियस से क्या हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा। तो ये तीन चीजें जब हमें नजर आ रही हैं हमें पता लग जाएगा कि दिस पर्टिकुलर सेल इज नाउ रेडी फॉर गोइंग अंडर सेल डिवीजन। ओके बेटे, नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज the next topic, that is phases of growth, ठीक है। तो we have also learned in chapter morphology, अगर आपको याद आ रहा है morphology chapter में
या फिर हमने प्लांट किंगडम के अंदर, दोनों में से किसी एक के अंदर आपने रूट का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, ठीक है भाई। रूट का डेवलपमेंट ऑफ रूट कैसे होती है वो आपने पढ़ा था। अगला जो हमारा टॉपिक है वो कहते हैं फेसेस ऑफ ग्रोथ, ठीक है। हाउ मेनी फेसेस ऑफ ग्रोथ आर देयर? तो देखिए फेसेस ऑफ ग्रोथ जो है इट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप्स? 3 टाइप्स, ओके बेटे। तो फर्स्ट जो फेस है दैट इज नोन एज द मेरिस्टेमेटिक, इट इज नोन एज मेरिस्टेमेटिक phase. So here we are going to study the phases of growth in case of root, ठीक है बेटे। हम किसी भी प्लांट की जो रूट है उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं और प्लांट जो है उसकी रूट को अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो उस केस में वो कहते हैं कि हमारे पास 3 टाइप के फेस हमें नजर आते हैं। पहला फेस हमारा कौन सा होता है? मेरिस्टेमेटिक फेस होता है, ठीक है बेटे। तो मेरिस्टेमेटिक फेस जो है वो आपको कहाँ पे नजर आएगा? देखो अभी मैंने बताया था कि रूट एपिकल मेरिस्टेम्स जो है वो कहाँ प्रेजेंट होंगे? किसी भी रूट जो है उसके कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? एपेक्स पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है बेटे। तो कहते हैं कि एट द एपेक्स ऑफ द रूट स्पेशल टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर प्रेजेंट एंड दे आर नोन एज द रूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। बिसाइड दिस यू ऑब्जर्व सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स। तो कहते हैं कि इस यहाँ पे पाई जाने वाली ये जो सेल्स है, ये सेल्स है स्पेशल टाइप ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। व्हाट आर दीस कैरेक्टर? द सेल्स आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म, ओके बेटे। सेल्स जो है उसमें खूब सारा प्रोटोप्लाज्म होगा। एंड सेकंड थिंग इज न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस ऑफ सेल्स कैसा होगा? न्यूक्लियस ऑफ सेल्स इज प्रोमिनिएंट, ओके। इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे उस पर्टिकुलर सेल के न्यूक्लियस को। और कहते हैं कि एपेक्स पे प्रेजेंट जो सेल्स है वो प्रोटोप्लाज्म में रिच होंगे, न्यूक्लियस उनका जो है वो प्रोमिनेंट होगा। और सेल वॉल कैसी होगी? तो सेल वॉल इज प्राइमरी, ठीक है बेटे। नो काइंड ऑफ डिपोजिशन इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल। सेल वॉल कैसी होगी? प्राइमरी सेल वॉल होगी, ठीक। और प्राइमरी सेल वॉल जो है तो आपको मालूम है इफ वी आर talking about plants then this cell wall it is made up of cellulose, ठीक है बेटे। प्लांट्स के अंदर ये सेल वॉल किससे बनी हुई है? सेलुलोज से बनी हुई है। और अभी अभी मैंने बोला है आपको कि सेलुलोज जो है उसके अलावा उसके अंदर अदर टाइप ऑफ डिपोजिशन इज नॉट प्रेजेंट बिकॉज इट इज अ प्राइमरी सेल वॉल एंड द प्राइमरी सेल वॉल इज solely consist of cellulose only. The 3 characters we have to observe. Number 1, the cells they are rich in protoplasm. Number 2, the nucleus of the cells is prominent. You can easily identify the nucleus of the cell. And number 3 is cell wall is primary. That is, it is made up of cellulose only. Alright, बेटे. उसके बाद वो कहते हैं कि beside these, what is present and the thing is कि हमें जो सेल वॉल है उसके अंदर क्या नजर आएंगे? हमें सेल वॉल जो है उसके अंदर प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस नजर आएंगे, ठीक है। प्लाज्मो desmetal connection. What are these plasmodesmetal connections? These are the special type of pores that are present between the cell wall and the cell membrane and it helps in the continuity of the cytoplasm, ठीक है। ऐसे ही है ना, एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म जो है उसके साथ कनेक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ दिस प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। तो अभी मैंने आपको ये बताया कि इन द मेरिस्टेमेटिक फेज 4 टाइप ऑफ कैरेक्टर्स आर सीन। नंबर 1, द सेल्स इज रिच इन प्रोटोप्लाज्म. Number 2, the nucleus of the cell is prominent. And number 3, the cell wall is primary in nature and it is made up of cellulose only. No other deposition of any material is found in the cell wall. And number 4 is abundance of plasmodesmetal connections. ठीक है बेटे, खूब सारे plasmodesmetal connections जो है यहाँ पे present होंगे. Now I am on page number 242 and second type of phase that is found in case of development of root. Growth in case of root and that is known as the elongation phase. If I call this phase as elongation phase, then this means what kind of cells are present? Cells are cylindrical, ठीक है। cells कैसे होंगे? cylindrical होंगे। और कैसे cells होंगे? elongated cells होंगे, ठीक है। cells cylindrical है, elongated है। और कहता है कि यहाँ पे cells जो है, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी शो तो करेंगे पर लेस मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी शो करेंगे,
ठीक है, मेरिस्टेमेटिक तो होंगे पर लेस मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज को शो करते हैं, यानी सम ऑफ द सेल्स दे आर स्टिल शोइंग द मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज व्हाइल सम ऑफ द सेल्स दे गेट डिफरेंशिएटेड। ठीक है, कुछ सेल्स तो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी शो कर रही है पर कुछ सेल्स उनमें से क्या बन चुकी है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिफरेंशिएटेड हो चुके हैं। ओके बेटा, तीसरी चीज को कहते हैं कि जो यहाँ पे हमें नजर आने वाली है, मैंने आपको बताया था वहां पे हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल थी, यहाँ पे वो सेल वॉल कैसी बनी हुई है, सेकेंडरी सेल वॉल बन गई। ओके बेटे, सेकेंडरी सेल वॉल अगर बनती है तो बिसाइड सेलुलोज, सेलुलोज के अलावा, ठीक है, सेलुलोज तो रहने ही है, सेलुलोज के अलावा हमें उसके अंदर क्या नजर आने वाली है, सुब्रेन एंड लिग्निन की डिपोजिशन नजर आने वाली है। ठीक है बेटे, सेलुलोज इज देयर बट बिसाइड सेलुलोज टू अदर मटेरियल is present or deposited in the cell wall and that is known as suberin and lignin। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि प्रोटोप्लाज्म, वहां पे आपके पास खूब सारा प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट था पर here the protoplasm it is not uniformly distributed, this protoplasm is present at the periphery। periphery means कि बीच में से प्रोटोप्लाज्म जो है वो हट जाता है और वो बाउंड्री पे चला जाता है। ठीक है बेटे, तो सेल के बीच में से प्रोटोप्लाज्म अगर हट गया है और वो सिर्फ बाउंड्री पे रह गया, दिस मींस दैट वैक्यूल्स आर क्रिएटेड। तो फिफ्थ पॉइंट हम याद रखेंगे कि यहाँ पे हमें वैक्यूल्स नजर आएंगी और कैसी वैक्यूल्स होंगी, दीस वैक्यूल्स आर लार्जर इन साइज। ठीक है बेटे, अब इसका अगर हमने इलॉन्गेशन फेज का एग्जांपल देना है, ठीक है, तो उसमें आप किसका एग्जांपल दे सकते हो, सेकेंडरी जाइलम का एग्जांपल दे सकते हो। आपको बताया था कि प्राइमरी जाइलम जो होता है उसमें अभी जाइलम टिश्यू की ग्रोथ होती है, पर जब वो सेकेंडरी जाइलम बन जाता है उसका प्रोटोप्लाज्म जो है वो पेरिफेरी पे चला जाता है, बीच में बड़ी बड़ी वैक्यूल्स या डक्ट क्रिएट हो जाती हैं और उन्हीं वैक्यूल से वो क्या लेके जाता है, वाटर एंड मिनरल्स लेके जाता है। सोचो अगर उसका खुद का प्रोटोप्लाज्म वहां प्रेजेंट होता तो वो इजिली वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता। ओके बेटे, तो दिस इज द सेकंड फेज। ठीक है, एक बार उसको फिर से रिकैप्चुलेट करेंगे। What kind of cells are present? Cells are cylindrical, elongated cells. Okay बेटे, उसके बाद वो कहते हैं कि cells are showing meristematic activities but not at a higher rate. Some of the cells showing meristematic activities while other becomes differentiated. And what kind of cell wall is there? Secondary cell wall is there. And this secondary cell wall, though it contains cellulose, but besides cellulose, two other material is there, and that is suberin and lignin. All right. And what about protoplasm? Protoplasm is present, but it is not uniformly distributed in the cell. Instead of that, it is present at the periphery. And larger vacuoles that are present in the center because the protoplasm is shifted towards the periphery. Okay, beta? Clear? Yes, any problem? Those students who are present offline, any problem is there? Yes, beta, speak up. Everything is clear? Yes, Tisha? Yes, ma'am. Okay. Okay, बेटा, we are discussing the third one. और तीसरा फेज जो है, that phase is known as the phase of maturation. ठीक है, phase of maturation देखो नेम से ही पता लग रहा है, phase of maturation this means what kind of cells are present here? Mature cells are present. Alright बेटा, phase of maturation. तो here हमारे पास मैचुरेशन फेज है, तो सेल्स जो है उनका साइज क्या होगा, सेल्स का साइज जो है वो काफी बड़ा होगा, वेरी लार्ज। ठीक है बेटे, सेल्स का साइज काफी लार्ज है। कैसे सेल्स है, मैच्योर सेल्स है। ऑलराइट, मैच्योर सेल्स एंड व्हाट काइंड ऑफ सेल्स, डिफरेंशिएटेड सेल्स। ओके बेटे, आई हैव यूज्ड द टर्म डिफरेंशिएटेड सेल्स, दिस मींस नो such type of cells are present which are showing meristematic activities। ठीक है, कोई भी ऐसे सेल्स प्रेजेंट नहीं है जो कौन सी एक्टिविटी शो कर रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी शो कर रहे हैं। सारे के सारे सेल्स क्या बन गए हैं, डिफरेंशिएटेड सेल्स बन गए हैं। ठीक है बेटे, उसके बाद वो कहते हैं कि मैच्योर सेल्स हैं और अगर वो डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं तो सेल्स क्या कर रहे हैं, सेल्स ले परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, सेल्स जो है कोई मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी शो नहीं कर रहे, अब वो क्या करने लगी हैं, दे आर परफॉर्मिंग द स्पेसिफिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल
अगर हम बात कर रहे हैं जाइलम टिश्यू की, व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ दिस जाइलम टिश्यू? यू नो वेरी वेल, इट इज कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ओके बेटे, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, फ्लोएम की, तो आपको मालूम है कि अगर हमारे पास फ्लोएम टिश्यू है तो फिर वो किसका कंडक्शन करेगा? कंडक्शन ऑफ फूड करेगा। ठीक है, कम व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स, वो भी आपको मालूम है। जाइलम और फ्लोएम के डिफरेंट एलिमेंट्स कौन से हैं? ओके बेटे, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ जाइलम, इन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रैकरी एलिमेंट्स कहते हैं। तो आपको मालूम है ट्रैकरी एलिमेंट्स के अंदर ट्रैकीड्स आ जाते हैं हमारे पास, और क्या आ जाते हैं? वेसल्स आ जाते हैं। वेसल्स लार्जर प्लांट्स में होते हैं। एंड बिसाइड दिस वी हैव जाइलम पैरेन्काइमा एंड वी हैव जाइलम, यस, ठीक है बेटे। उसके अलावा उसी तरह से अगर हमारे पास फ्लोएम है तो फ्लोएम के अंदर हमारे पास सीव एलिमेंट्स होते हैं और वो सीव सेल्स और सीव ट्यूब मेंबर्स होते हैं। इसके अलावा उसमें आपको कंपेनियन सेल्स भी नजर आते हैं। बाकी चीजें सेम है, फ्लोएम फाइबर्स आ गया, फ्लोएम पैरेन्काइमा आते हैं, बट कंपेनियन सेल्स आते हैं। ठीक है, अब ये भी आपको याद होगा कि कंपेनियन सेल्स वहां पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो सीव सेल्स होते हैं वो, यस, प्रेशर ग्रेडियंट वगैरह जो है उसमें उसकी क्या स्पेशल रोल है कि सीव सेल्स नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं और वो कंपेनियन सेल्स के न्यूक्लियस जो है वो उसको डायरेक्शंस देता है कि किस डायरेक्शन में फूड लेके जाना है। ओके बेटे, दिस इज क्लियर? So we are on page number 242 and we have completed our topic and that is phases of the growth. All right bete? Okay, see you in the next one.